हे गाइस एनु बागोतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा और एक मस्जिद को काफी लंबे समय के बाद जिसने बैम के दोस्तों को बचा लिया। जब रैक का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन इयोन और मिस्टर सॉर्टफैन बच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मस्जिद भी या फ्लोर डेथ पर आने वाला है और हम देखते हैं यूरिक और बाकी लोग को जो कि पहुंच चुके फ्लोर डेथ पे और सामना कर रहे हैं गेट कीपर्स का। वहीं दूसरी तरफ बैम और हॉकनी कुछ अलग ही रास्ते पे है, जहाँ में हॉकनी के पास्ट के बारे में भी थोड़ा सा पता लगा था। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखते रहे आगे। वही डोटसी ने अब कून को बोला कि अब तुम्हें इस खतरे से सामना करना होगा, क्योंकि मैंने अपना पार्ट पहले ही फुलफिल कर दिया है। जहाँ पे कून सोचा था क्या टाइम जल्दी नहीं आ गया। मैंने सोचा था मैं इस स्किल को बचा के रखूंगा, लेकिन शायद अब मुझे इसका यूज करना ही होगा। हम देखते एक नई तरीके के लाइट हाउस को, यानी कि एनाकोर को। कून को इस लाइट हाउस का यूज करते हुए बोरो और साच भी कंफ्यूज हो गए थे। जहाँ पे बोरो कहता है ये कैसा लाइट हाउस है, जैसे कि अलग अलग पीसीस के अंदर स्प्लिट हो गया है। जब हम देखते हैं इस लाइट हाउस के अंदर टोटल 9 डिफरेंट स्क्वायर से। ये देखकर यूरी भी इवान से पूछती है क्या कि तुमने ऐसा क्या सिखा दिया इसे। इवान सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बस देखते जाइए प्रिंसेस, मैंने इसे एक बहुत ही कमाल की और विशेष स्किल सिखाई है। जब हम कून को भी स्माइल करते हुए देखते हैं, जहाँ इवान कह रहा था कि इसके नेचर को ही बिल्कुल सूट करता है, इसी की तरह बिल्कुल विशेष और स्नीकी। वही कून अब बोरो से कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, और इस फेवर के अंदर वो बोरो कहता है कि जहाँ पे लाइट हाउस ये लाइट क्रिएट कर रहा है तुम उसके पास जाना है और एक नीडल को वहाँ पर इसके डायरेक्शन में लेके खड़े हो जाना है। जब बोल चीज को सुन के ऐसा ही करता है और उससे पूछता है क्या ऐसे ही, जिसको सुन के कून कहता है हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बस वही रहना और चाहे कुछ हो जाए वहाँ से हिलना मत। जब बोरो को ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेन लग रही थी, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर कून करने क्या चाहता है। वही हम छोटे से उस बॉल को भी देखते हैं जो डीमन बॉल काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था और एक अलग ही तरीके का ऑरा इमिट कर रहा था। जहाँ कून इसको एनालाइज करते सोचता है कि बॉल काफी दूर तक और काफी तेजी से उड़ सकता है, साथ ही लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है, और इस तरह के एनिमी को टैकल करना हमारी टीम में बहुत कम लोगों की बस की है। लेकिन जो स्किल मैंने सीखी है इससे बहुत ही आसान होने वाला है। जहाँ हम देखते हैं इस बॉल को जो कि अटैक करने के लिए इनकी तरफ आ रहा था, यानी कि बोरो की तरफ। बोरो भी इस डीमन बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखकर कून से चिल्लाते पूछता है कि मेरी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कून उसे वेट करने के लिए कहता है। बगल में खड़ा हुआ साची भी अपने अटैक का यूज करके बोरो को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वही बोरो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था ये कहते हुए कि मेरे को और कितनी देर तक ऐसे ही रहना होगा। वही साची जो कि इस डीमन बॉल से ही फाइट कर रहा था और बोरो को बचा रहा था कहता है कि तुम जो भी ट्राई करना चाहते हो उस चीज को जल्दी से टेस्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके अगले मोमेंट ही कून कहता है कि बस मेरा काम हो ही गया। जहाँ लाइट हाउस को इंस्टॉल कर देता है और नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि डीमन बॉल एक तरीके के नेट के अंदर आ गया है, जहाँ पे एनाकोर यानी कि इस मिस्टीरियस स्फीयर को एक्टिवेट कर दिया गया था। ऐसा होते देखकर ही डीमन बॉल अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ। अब बाकी लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई थी कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। साथ ही इसको एक हनी कॉम स्फीयर कह के बुलाता है। वही कून अब काफी हैप्पी था ये कहते हुए कि मैंने इसे ट्रैप कर लिया। हम देखते डीमन बॉल को जो कि अंदर था स्फीयर के, जो अपनी पावर का यूज करके इस स्फीयर के बीच में से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो इस वॉल से टकराता है वो बाउंस बैक करके वापस से स्फीयर के अंदर ही आ जाता है, जो देखकर बोरो को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। और डीमन बॉल के एक्सप्रेशन देख के हम लोग समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। जहाँ पर अपनी पूरी पावर यूज करके अलग अलग जगह से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बाउंस बैक करके अंदर ही फंस जाता है। इस चीज को देखकर अब यूरी भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गई थी और इवान से पूछती है कि आखिर ये क्या है। जिस पे इवान से एक्सप्लेन करता है कि ये एनाकोर एक एडवांस टेक्निक है जो कि अलाउ करता है ऐसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में जिसका यूज करके कोई 9 लाइट हाउस को एक ही सिंगल लाइट हाउस से यूज कर सकता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लाइट हाउस के अंदर टोटल 9 डिफरेंट साइड्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक साइड अपना एक डिफरेंट कैलकुलेशन करती है। और अगर थ्योरी में माने तो ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली सिंपल स्किल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में सीख पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और यूजर के ऊपर इसका एक मैसिव असर पड़ता है। लेकिन चाहे जो भी हो इसके अंदर एक ट्रेमेंडस कैलकुलेटिंग पावर होती है जिसका यूज करके ओपोनेंट्स को कैप्चर किया जा सकता है। जैसा कि भी डीमन बॉल के साथ हुआ, इसके अंदर बहुत सारे अनगिनत टेलीपोर्टेशन के सरफेस बने हुए होते हैं जो कि अपोनेंट को कैप्चर कर लेते हैं और कभी बाहर नहीं जान देते। या सिंपल भाषा में कहे तो हम इसे कहते हैं मिस्ट्री स्फीयर। यूरी जब इस बात को सुनती है तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कून जैसे एक रेगुलर किड इस तरह की हाई लेवल स्किल को यूज कर पा रहा है। जिसपे वन कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, ये काफी हार्ड था और इसीलिए मैंने इसके लाइट हाउस को अपग्रेड कर दिया। और यहाँ भी पता लगता है कि इवान ने एक्चुअली एक इनाकोर अपग्रेड किट का यूज किया था
जो कि फैक्ट्री के अंदर बना था इनहेंस करने के लिए किसी लाइट हाउस को, जिसका यूज करने से कोई भी ऑर्डिनरी लाइट हाउस को एनाकोर में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और साथ ही इलीगल भी है। और अब ये बात जानने के बाद तो यूरी कहती है कि तुमने इसे एक रेगुलर को दे दिया, ये तुम्हारे जैसा नेचर तो बिल्कुल नहीं इवान। जब इवान कहता है मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, यही सबसे बढ़िया फेल सेफ इफेक्टिव मेथड था, और अगर मैं कभी फंसा तो मैं सिंपली ये कह दूंगा कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन इसके बाद इवान काफी सीरियस हो जाता है और कहता है मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्लो डेथ पे बहुत अच्छे चांसेस है कि हम खुद भी डेंजर में पड़ जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में अगर रेगुलर जो हमारी हेल्प कर सकते हैं या फिर अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद हमें ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। और में से सबसे बढ़िया कैंडिडेट है एक लाइट बियरर। यूरी भी चीज को सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी कि इवान ने पहली बार किसी और पे ट्रस्ट किया है कि वो उन्हें सपोर्ट करेगा, जिसपे इवान कहता है मेरे पास अभी के लिए तो कोई चॉइस नहीं है। ऐसे तो काफी रिडिकुलस आइडिया है, लेकिन फिर भी मैंने अपना ट्रस्ट इन लोगों में दिया है, और खासकर कून में। जब हम कून को देखते हैं जो कि सच जो काफी एंजॉय कर रहा था, खासकर अपनी इस न्यू टेक्निक को। दूसरी तरफ डीवन बॉल जो कि कैप्चर हो गया था इस फेयर के अंदर, वो काफी पागलों की तरह एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार बाउंस बैक हो जाता है टेलीपोर्टेशन सर्विस की वजह से, जिसके अगले मोमेंट ही कून कहता है हमें इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर स्फेयर के चेंज कलर को, जो कि पहले से अब रेड हो गया था। डीवन बॉल भी अब काफी ज्यादा सुपर एंग्री हो गया था, और उसका फेस सरफेस भी काफी ज्यादा चेंज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वही कून बोरो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए अपनी नीडल को काफी टाइटली होल्ड करके रखना और उसी पोजीशन में बने रहना, ये बहुत जल्दी आने वाला है। जिसके अगले वनडे हम देखते हैं उस डीवन बॉल को जो कि मिस्टीरियस स्फीयर से बाहर आ गया था और सीधे बोरो की तरफ आने लग गया और सीधे उसके नीडल में आके लग जाता है, जिसके बाद ये बॉल अपने आप ही नष्ट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक हो गए थे, खासकर बोरो जो कि कून से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ऐसा कैसे हुआ कि अपने आप इसी जगह पे आए जहाँ पे मैं खड़ा था। जब कून एक स्माइल के साथ वो एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये रेड मोड था क्या। यहाँ पे अपोनेंट जब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो टेलीपोर्टेशन सर्विस इस तरह से काम करता है कि वो सीधे उसी जगह पर आए जहाँ पे ये चाहते हैं, और ये अपोनेंट को ठीक उसी जगह टेलीपोर्ट करेगा जहाँ पे इन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा है, जैसे कि इस केस में बोरो को उसने खड़ा कर रखा था। जहाँ इवान यूरी को कह रहा था कि ऐसे तो ये काफी पावरफुल टैक्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइट बियरर असिस्टेंट के रूप में इसका काफी अच्छा यूज कर सकता है, और यहाँ फेस करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट भी अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ने वाला है और उनकी काफी एनर्जी खर्च हो जाएगी इसको तोड़ने में सिर्फ, तो ये हमारे काफी काम आने वाला है। वहीं जहाँ अभी तक ये सब चीज चल रही थी, एंडोर से कून के सामने आते और कहती है कि चलो बहुत हो गया, बहुत कूल बनने की एक्टिंग कर ली तुमने, अब हमें अंदर जाके जल्दी से बैम को ही ढूंढना है। कून हंसते कहता है क्या तुम मुझसे जेलस हो। हम मिस्टीरियस सी आग को भी देखते हैं जो कि पहले भी इनको नोटिस कर रहा था और कहता है कि ये लोग अंदर जा रहे हैं। वो इसके बाद सीट शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हॉकनी को उसके दोस्त यानी कि माता को, जो कि ठीक इसी टाइम पे गेट कीपर से फाइट कर रहे थे और बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद डीमन बॉल से भी फाइट करने वाले थे। जहाँ पे हम देखते हैं हॉकनी को जो कि अपने फ्यूचर विजन का यानी कि भविष्य में दिखने वाली अपनी पावर का यूज करके बता रहा था अपने फ्रेंड को कि अब ये कहाँ पे मूव करने वाला है। जब अपने ये भी बताता है कि अगर तुम 10 सेकंड के अंदर ही अपने शॉट को स्विंग करोगे ठीक ऊपर अपने हिस्से पे तो ये वहीं पे मारा जाएगा, जैसा कि ठीक होता है। जहाँ पे 1 शॉट के अंदर ही उसका फ्रेंड माता इस डीमन बॉल को हरा देता है और जिसे काफी खुश भी होता है। वही अब माता वापस से भौंकने की आंखों की तारीफ करते कहता है कि मैं भूल गया था तुम्हारी इन आंखों के बारे में जो कि अपने आप में एक कमाल की अजूबा है, और ओकनी से ये पूछता है क्या तुम उनका इस्तेमाल वापस से करने लग गए, जिसमें ओकनी कहता है थोड़ा बहुत। वहीं हमें बताया जाता है कि उन्हें जल्दी से इस टूटे हुए डीमन बॉल को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि एक दूसरा रिची लेवल का गेट कीपर भी आने वाला है। ये लोग अब हॉल की तरफ आगे बढ़ गए थे। वहीं पे हॉक ने सोच रहा था कि आखिर बैम के दोस्त ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़े से भी केयरलेसली एक्ट किया तो सभी मारे जाएंगे। और यही सोच ही हॉक ने अपने फ्रेंड माता को कहता है कि तुम जाके इस बंदे के दोस्तों की मदद करो। यहाँ पे माता कहता है क्या तुम अकेले हॉल जाना चाहोगे, क्या तुम पूरी तरीके से भूल गए हो कि तुम यहाँ पर अब कोई दूसरा बग नहीं हो जो यहाँ पे रैंकता हो, तुम अब बदल चुके हो। फ्लोर ऑफ डेथ में एंट्री के टाइम पे फाइनल गेट कीपर मिलेगा जो कि तुमसे तुम्हारे सोल को मांगेगा, और इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा तुम मेरे साथ ही चलो क्योंकि मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें छुपा के सीधे हॉल के अंदर ले जा सकूं। तब तक तुम मेरे साथ ही रहो ताकि हम किसी तरह से अंदर जा सकें तुम्हें जिंदा। जो सुनकर हॉक नहीं एग्री कर जाता है, अपने फ्रेंड माता को थैंक्स कहता है। हम देखते हैं बैम को जिसको अब होश आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो लाइट दिख रही थी जिसको फॉलो करते हुए फ्लोर ऑफ डेथ के टाइम पे वो उस तरफ चला गया था जहाँ पे वो लाइट इसे बुला रही थी, और बैम सोच रहा था कि आखिर कहाँ पर है। जहाँ हम ये सुनते हैं कि वो लोग फाइनली आ गए उस जगह पर जहाँ पे उन्हें फाइनल गेट कीपर मिलेगा।
क्योंकि जायंट बग सही में काफी तेज है। जब हॉकनी और उसका फ्रेंड इस बग के पैरों के बारे में बात करते हैं, कितने सारे पैर उनके, सब कितना तेज है, उसी टाइम पे बैम को भी होश आ जाता है, जो अपनी आंखें खोल के देखता है कि आखिर वो है कहाँ। और जैसे ही उठ के बैठता है, उसके सामने होते हैं माता और हॉकनी। जहाँ पहली बार हम देखते हैं एक बहुत ही डेंजर से स्टैचू को, जो कि था फाइनल गेट कीपर। ये गेट कीपर दिखने में काफी ज्यादा ह्यूमंगस था, जो कि इस बग से पूछता है क्या तुम इस बग के थ्रू फ्लो डेथ में जाना चाहते हो। इसके साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ फाइनल गेट कीपर और कोई भी जीवित चीज इस प्लेस के अंदर एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ मरे हुए लोग ही यहाँ पर अलाउड हैं। और जो भी डेड है उसे जरूर बताना पड़ेगा अपने सोल का नाम और उसे कहाँ असाइन किया गया है और वो किसको बिलोंग करते हैं यहाँ पर। जो बात सुन के माता अपना पूरा नाम बताता है, जो कि था यूलिया माता। ये एक पैरासाइट था जिसका काम था घुसपैठियों पे नजर रखना, जो कि ये रीजन देता है फ्लो डेथ में जाने का कि उसका काम खत्म हो गया है और वो अपने घर जा रहा है, तो इसीलिए उसे जाने दिया जाए। इसी से उन पे हॉकनी भी नोटिस कर लेता है कि बैम जाग चुका है। यहाँ पर हॉकनी बैम की तरफ जाता है, वहीं बैम पूछा था कि हम कहाँ पर है। हॉकनी समझाने की कोशिश करता है अभी कुछ मत बोलो, लेकिन बैम चुप नहीं हुआ था। वो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। हॉकनी जल्दी में सिर्फ इतने समझा पाता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम जानना चाहते हो, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उस बंदे ने अगर पता लगा लिया कि हम इस बग के अंदर हैं तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और यह हॉकनी बताता है कि ये बंदा है हाई रिची मॉन्क, जिसको फाइनल गेट कीपर के नाम से ही बुलाया जाता है। और गलती से भी वैसे पता लग गया कि ये दोनों भी इस बग के अंदर हैं तो वो इनकी सोल इनसे ले लेगा। जो सुनकर बैम भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि भला कोई इनकी सोल क्यों लेना चाहेगा। इसके ठीक बाद ही सीन वापस शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं बैम के साथियों को, जो कि अपने रास्ते पर अब आगे बढ़ चुके थे। वही बैंडोर से कौन से पूछ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने लाइट हाउस का यूज किया, वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस से, क्या ये चीटिंग नहीं है? और वैसे भी ऐसी स्नीकी स्किल सिर्फ तुमने क्यों सीखी? बैंडोरसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम मेरे से इतनी ज्यादा जलन करती हो कि तुम्हें मेरी स्किल्स चाहिए। तो सुनकर एंडोरसी गंदा मुंह बनाते हुए कहती है मुझे ऐसी बेकार सी स्किल नहीं चाहिए, मुझे कोई जलन नहीं है, और वैसे ही बिना फिशरमैन के तुम लोग क्या ही कर सकते हो। जहाँ इवान अपने मन में सोच रहा था कि ऐसे तो एंडोरसी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इनाकोर का एक और सीक्रेट मैंने अभी तक नहीं बताया, यहाँ तक कि प्रिंसेस को भी नहीं, जो कि था बीटा के बारे में, एक ऐसा इग्निशन वेपन जो कि लाइट हाउस के अंदर है अभी भी कून के पास, जो तभी से इस लाइट हाउस के अंदर है जब से ये लोग हेल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से लूप होल है, इसे एक वेपन की तरह देखा जाएगा और ये हेल ट्रेन में बिना टिकट के भी ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन जहाँ उसने छुपने के लिए इस लाइट हाउस का यूज किया, इसका एक और फायदा मिल गया हमें, क्योंकि इसकी प्रेजेंस की वजह से एक सॉल्यूशन मिला जिसकी वजह से कून एनाकोर का यूज कर पा रहे इतने कम टाइम में। और इसी वजह से कून एनाकोर कोई कैलकुलेशंस को भी इतनी जल्दी कर पाता है जो कि इम्पॉसिबल है किसी और रेगुलर के हैंडल करने के लिए। और अगर सही शब्दों में समझा जाए तो ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है कून और बीटा के बीच में, जिसके वजह से एनाकोर की एबिलिटी कून यूज कर पा रहा है। हम बीटा के थॉट्स को भी देख पाते हैं, जो कि सोच रहा था कि यहाँ पे बहुत ही स्टफी है और मुझे बहुत अजीब लग रहे थे लंबे समय से इसके अंदर रहने में। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे बीटा का लाइट हाउस भी इसके अंदर है, तो अगर उसे अटैक कर दिया गया तो ये चीज ज्यादा ओवरलोड हो जाएगी और ये इसकी एकमात्र वीकनेस है। लेकिन फिर भी अपने आप में एक मिरेकल है कि कून एनाकोर को यूज कर पा रहा है। और अगर सब कुछ सही चला और किसी को भी इसकी वीकनेस नहीं पता लगी तो कून इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है अपने स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ, जो हमें भी काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके अगले मोमेंट हम देखते हैं यूरी को, जो काफी खुश हो गई थी और सबको बताती है कि उसने दूर से किसी को अप्रोच करते हुए देखा है और वो उसे देखने के लिए काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद वो किसी को देखेंगे। लेकिन उनके सामने आता है एक जाइंट स्टैग बीटल, जिसको देखकर यूनिवर्स एक स्माइल कर देती है, कहते हुए कि ये तो देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। जिसके नेक्स्ट पोर्शन में हम देखते हैं वापस से हॉल को, जहाँ पर हॉकनी, बैम और उसका फ्रेंड था। यहाँ माता फाइनल गेट कीपर से कहता है कि चलो जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाने दो, वैसे मेरा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। लेकिन फाइनल गेट कीपर उन्हें रुकने के लिए कहता है। जहाँ ये लोग अपने मन में सोच रहे थे कि अब क्या होगा, वहीं पे बैम इनसे पूछता है कि आखिर हमारे सोल का क्या करेंगे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जहाँ हॉकनी से समझाता है कि ये फाइनल गेट कीपर है जो कि गार्ड करता है इस जगह की एंट्रेंस को और उन लोगों की सोल को चुरा लेता है जो भी लिविंग चीज यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करती है। हॉकनी हमें ये भी एक्सप्लेन करता है कि गेट कीपर अलग अलग सिस्टम के ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे कि वॉचमैन, आई बग्स और जाइंट लीचेस। जहाँ हमने वॉचमैन और आई बग को देख लिया है, जो कि अभी तक फाइट कर चुके थे बैम के साथ ही और कून और बाकियों से। यहाँ हॉकनी ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर तुमने वॉचमैन को डिफीट कर दिया तो एक और यानी कि डीमन बॉल्स में से बाहर निकलती है, ताकि वो थोड़ा सा टाइम बाय कर सके नेक्स्ट पर्सन को आने के लिए। और उसके बाद आते हैं वहाँ पे ग्रैंड लीचेस, और इन दुश्मनों का लोकेशन बताने के लिए ये आइस काम करती हैं, जो इनको हम आई बग के नाम से भी जानते हैं।
और चीजें बस इतनी सिंपल ही नहीं थी। यहाँ पे लीच गेट कीपर्स के बारे में एक और बात बताई जाती है कि जायंट बग्स के अंदर कोई भी सोल या ईगो नहीं होती, और चाहे तुम कुछ भी कर लो ये मर नहीं सकते। तुम जितना मर्जी अटैक करो ये वापस से जिंदा हो जाएंगे। फ्लोर ऑफ डेथ पे इन लीचेस की तरह लोगों की सोल्स को भी चुरा लिया गया है, और वो सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं बहुत ही लंबे समय से, और उनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता और ना ही वो मर सकते हैं। और अगर बाहर से कोई भी लिविंग चीज आती है तो उसे अपनी सोल इन्हें देनी पड़ती है ताकि वो उन्हें अंदर एंट्री का पास मिल सके। लेकिन अगर एक बार तुम्हारी सोल को यहाँ से ले लिया गया तो तुम्हें वो वापस कभी भी नहीं मिलेगी, या ऐसा कहे तुम फ्लोर ऑफ डेथ कभी वापस जा ही नहीं सकते छोड़ के। और अब बैम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन तुमने तो फ्लोर ऑफ डेथ को छोड़ दिया था। जहाँ पे हॉकनी कहता है, क्योंकि इससे पहले हॉकनी सोच में पड़ता और हर चीज का आंसर करता, हमें सुनाई देते हैं फाइनल गेट कीपर के आखिरी शब्द, जो कह रहा था कि तुम पैरासाइट को अंदर जाना अलाउड नहीं है। जो सुनकर माता भी काफी सरप्राइज हो गया था और पूछता ऐसा क्यों, मैं तो एक मरा हुआ हूँ जिसने अपनी सोल पहले ही दे दी है। जब फाइनल गेट कीपर सीधे पॉइंट पे आता और कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम एंटर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ 2 लिविंग लोग हैं जो कि जायंट बग के अंदर छुपे हुए हैं। मैं वो हूँ जो लोगों की सोच को देख सकता हूँ, कोई मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। जब माता थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि वो लोग पकड़े गए थे। वहीं गेट कीपर फाइनली ये कहता है कि जो बाकी 2 लिविंग लोग हैं उनको अपनी सोल वापस देनी होगी हमें, और उन्हें डेड बनकर ही यहाँ पर एंट्री मिलेगी। जिसके साथ ही वो डिवाइन शी को आगे भेज देता है, ये कहते हुए कि अगर वो लोग एंटर करना चाहते हैं तो अपनी सोल इन डिवाइन शी को दे सकते हैं। जो हॉक ने भी इस बात को सुन लेता है और बैम को कहता है मुझे लगा ही था, हम इसे फंसाने में चूक गए। जब बैम का ध्यान इन डिवाइस सी फिश पे जाता है और वो इससे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जहाँ पे हॉकनी से बताता है कि इनका नाम है डिवाइन शी फिश, और इनका काम होता है लोगों की सोल को इनसे ले लेना, या ऐसा कहे कि सोल डिवावर है। और अब हॉकनी बैम को ये एक सजेशन देता है कि अगर तुम अभी भी जायंट बग का यूज करके यहाँ से निकल जाओ अपने दोस्तों के पास, तो तुम यहाँ से बच के जा सकते हो और तुम्हारी सोल बच सकती है चुराने से। ये जगह तुम लोगों के हैंडल करने लायक नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब बैम इसे पूछता है कि तुम्हारा क्या होगा फिर, जहाँ हॉकनी कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अंदर जाऊंगा, चाहे मेरी सोल ही मुझसे क्यों ना ले ली जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए ही, कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब माता इस बात को सुनता है तो हॉकनी से वापस पूछता है क्या तुम सच में जाना ही चाहते हो। हॉकनी कहता है मैं इतने लंबे समय से सफर करके यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ ताकि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। लेकिन तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है, बैम पीछे से कहता है कि ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बात सुनने के साथ ही हॉकनी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब बैम कहता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि मेरे जीवन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, और मैं भी इस जगह को पीठ दिखा के यहाँ से नहीं भाग सकता। जब मैं फ्लोर डेथ के ऊपर से कूदा था तो मुझे एक लाइट दिखाई गई थी जो कि मुझे इस जगह पे आने के लिए कह रही थी, और मुझे उस लाइट को ढूंढना ही है। जब भी हॉकनी जो इस बारे में सुनता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस लाइट की बात कर रहा है, क्योंकि जब उसने बैम को बचाया था तो उसने वहां पर कुछ भी नहीं देखा था। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है बैम के लिए कि अपने जीवन को भी दांव पे लगाने के लिए बैम तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्लोर डेथ के अंदर जा सके। लेकिन एक चीज हॉकनी को क्लियर थी बैम का फेस देखकर कि चाहे कुछ भी रीजन हो वो उसे रोक नहीं सकता यहाँ पर, और इसीलिए हॉकनी फाइनल डिसाइड करता है कि वो बैम को अपने साथ लेकर जाएगा और उसे खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। जहाँ ये दोनों अब फाइनल गेट कीपर के सामने आ गए थे, जिसे देखते ही फाइनल गेट कीपर ये कहते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों थे, तुम दोनों इंट्रूडर हो जो कि मुझे धोखा देकर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद इन दोनों से इनका नाम पूछा जाता है, जहाँ पे हॉकनी अपना नाम डेविड हॉकनी और बैम अपना नाम द 25th बाम बताता है। जहाँ पे अब ये डिवाइन शिफिस इनकी सोल लेने के लिए इनके पास आने लगते हैं। जहाँ हॉकनी बैम को बताता है कि तुम्हें बस सीधे खड़े रहना है, ये अपने आप ही तुम्हारे सोल को ले लेंगे। जहाँ पे अपने दोनों हाथ इनकी बॉडी पर लगाते हैं और हम कुछ अलग सा इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि वो इनकी लाइफ एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हों। जब हम हॉकनी की सोल को इस डिवाइन सी फिश को डिवाल करते हुए भी देखते हैं, जो कि एक ब्लू कलर की लाइट में दिख रहा था। जहाँ ये सी फिश ही कहती है कि कुछ मिसिंग है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही अजीब सी चीज होती है, जिसको देखकर हॉकनी और वो सी फिश भी शॉक हो जाते हैं। जैसे ही बाम को अंदर से ही सोल लेने की कोशिश सी फिश करती है, उसके अंदर से काफी सारे सोल निकलते हैं, यानी कि बहुत सारी ब्लू कलर की लाइट। अपनी चीज को देखकर काफी सरप्राइज और शॉक हो गया था। जब बैम से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है, तुम्हारे अंदर इतनी सारी सोल्स क्या कर रही हैं। तो फाइनल गेट कीपर भी सोच में पड़ गया था कि इतनी सारी सोल्स वो भी एक पर्सन के अंदर से। जहाँ पे हॉकनी जो सरप्राइज था वो पूछता आखिर तुम हो कौन रियलिटी में। जब बैम इस चीज को देखकर सोचता है कि ये वही सारी सोल्स है जो कि हाकिन के क्लोन ने इसे एक पावर के फॉर्म में दिया था जब हेनरियट और हाकिन के साथ की फाइट हो रही थी। और इसलिए बैम अब गेट कीपर से पूछता है क्या मैं अपनी सोल को सिर्फ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि इन सभी सोल को वो प्रोटेक्ट करेगा। गेट कीपर जब काफी सीरियस हो गया था और बैम से पूछता है मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो
तो सुनकर बैम अपने मन में सोचता है कि शायद ये बात ना माने अगर वो हाकिन वाले इंसिडेंट के बारे में इन्हें बताए, और वो इन्हें ये भी नहीं बता सकता कि वो एक इरेगुलर है। और इसीलिए फाइनली बस इतना कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी रेगुलर हूँ, मैं अपनी सोल को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इन लोगों को मेरे अंदर रहने देना होगा। लेकिन गेट कीपर एक बहुत ही बड़े बड़े बम्बूज का यूज करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी रिक्वेस्ट डिनाई की जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों ने इनके ऊपर एक तरीके का अटैक कर दिया है, यानी कि बम्बू स्पेयर का। जब माता बताता है कि इन बांस का एक तरीके का शिंशु बैम्बू स्पेयर की तरीके से यूज किया जाता है फाइनल गेट कीपर के थ्रू, जब बाम भी अपने थ्रोन को पावर यूज करने लग जाता है इससे फाइट करने के लिए, जो देखकर काफी यार शॉक हो जाता है यहाँ पे गेट कीपर कि आखिर रेड लाइट कौन सी चीज है। और कुछ सोचने के बाद गेट कीपर कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, जिसके साथ ही ये बैम्बू और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। माता इन लोगों को चिल्ला के कहता है कि स्पेयर इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। हॉकनी इतने कम टाइम में पैनिक करने की जगह काफी स्ट्रेटजी तरीके से पूछता है बैम से कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। जब बैम उसे बताता है कि मैं एक वेव कंट्रोलर हूँ, हॉकनी कहता है फिर तो तुम सही से शिंशु यूज कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो ये एडवाइस देता है कि बिल्कुल बैम्बू के सेंटर में जितना भी शिंशु तुम यूज कर सकते हो उसको करो, और अवॉइड करो किसी भी तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट को। और इस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने सिर्फ एक ही तरीका है, इनके सेंटर पे अटैक करके, क्योंकि वो अंदर से एम्प्टी रहते हैं। बैम को चीज समझ में नहीं आई थी कि इसके सेंटर पे अटैक करने के लिए ऐसे क्यों कह रहा है हॉकनी, लेकिन हॉकनी कहता है तुम मुझे सिर्फ ट्रस्ट करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। और हम देखते हैं इसके बाद शिंशु ब्लैक होल स्फीयर, जो कि बैम ने सीखा था गॉड ऑफ द गार्जियन से। और बैम के इस खतरनाक अटैक से ये बैम्बू पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है। ऐसा होते देख कर माता और गेट कीपर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर कैसे एक ही शॉट के अंदर इसने इसके शिंशु बैम्बू स्पेयर को खत्म कर दिया। जब बैम ये पूछ रहा था क्या ये चीज काम आई या नहीं, जहाँ भी हॉक ने सोचा था इसने एक शॉट के अंदर ही इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दिखने में इतना स्ट्रांग नहीं लगता। ये लोग नोटिस करते हैं कि जो अटैक बैम ने किया था वो एक सर्कल के फॉर्म में था और काफी शाइनिंग था, जहाँ लोग सोच रहे थे कि आखिर ये क्या चीज है। गेट कीपर जब इसको देखता है तो अपने मन में सोचता है कि काफी यूनिक शिंशु है, उसे काफी दूर से भी इस मिस्टीरियस पावर को महसूस कर सकता है। और वो उन सभी चीजों को देखने लगता है कि कैसे एक लड़का जिसके पास बहुत सारे लोगों की सोल है, एक मिस्टीरियस सी रेड लाइट है और इतनी खतरनाक और यूनिक शिंशु एबिलिटी भी है, और एक काफी सस्पिशियस इंट्रूडर भी है साथ ही में। और इसलिए वो कहता है कि उन्हें अब वो किसी भी तरीके से अंदर अलाउड नहीं कर सकता, और वो काफी सीरियस तरीके से अपने बैम्बू से अटैक को तेज कर देता है। जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे बैम्बूस को जो कि एक साथ इनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी इनके पीछे से एक आवाज आती है जो कि गेट कीपर कहती है कि बस बहुत हुआ। जब पीछे मुड़ने पर हम नोटिस करते हैं कि ये आइबक था जो कि इसे ऑर्डर दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें नहीं अलाइव ही अंदर जाने देना होगा, और यही ऑर्डर फाइनल गेट कीपर के लिए आया है ऊपर से। तब गेट कीपर इससे पूछता है कि आखिर किसने कहा है, और ये आइबक बताता है कि द हर्मिट इन द नॉर्थ सिटी गैरम, ये ऑर्डर गरम की तरफ से आया था। जो सुन के गेट कीपर काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर एकदम से इन आउटसाइडर में इंटरेस्ट क्यों आ गया। और इसके बाद हम फोकस करते हैं यूरी को, जो कि उस बड़े से बग को बार बार डिफीट कर रही थी और काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। वहाँ के जो आइबक थे वो इसको देखकर काफी ज्यादा परेशान थे कि कैसे किसी इंसान ने इसलिए खतरनाक आर्मर को भी आराम से ब्रेक कर दिया। लेकिन ये आइबक अपने मन में सोचा था कि चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लीच है ये इमोर्टल है, ये वापस एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और ये कितने भी अटैक कर ले ये उसे कभी नहीं हरा सकते। जब हम यूरी को देखते हैं जिसका समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार ये मॉन्स्टर जिंदा कैसे हो जा रहा है, वही इवान अपने मन में सोचा था क्या वापस से रिजरेक्शन आजकल एक ट्रेंड बन गया है टावर के अंदर। और इसके जस्ट बाद ही हम किसी मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जो कि आइबक का यूज करके लाइव देख रहा था इन दोनों चीजों को, यानी कि बैम के साथ जो चीजें हो रही थी और दूसरी तरफ यूरी को। ये पर्सन का कहना था कि बैम काफी परसिस्टेंट है, लेकिन जल्दी बैम काफी रिग्रेट करने वाला अगर अपनी पावर को इसी तरीके से बिना सोचे समझे शो ऑफ करने लगेगा तो। और तभी हमें मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस पर्सन से पूछा था कि मालिक आप क्या करना चाहते हो, जहाँ पे ये पर्सन ने ऑर्डर देता है कि इसे जाने दो, अगर ये खुद ही यहाँ पर आना चाहता है अपनी मर्जी से तो हम इसे भला कब तक बचा सकते हैं। और वैसे भी देखने में काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। और हम देखते हैं पर्सन को और नहीं बल्कि गारम जहाद है जो कि एक स्माइल के साथ कह रही थी कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ये बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। वो लाइव बैम के साथ होने चीजें देख रही थी और कह रही थी मैं जा रही हूँ इस लड़के से मिलने के लिए, क्योंकि मैं खुद से परखना चाहती हूँ क्या वो सही में रियल है या नहीं। जो कहने के साथ ही गरम जहाज अपनी जगह से बाहर निकल गई थी और अब बैम की लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अपने मन में सोच रही थी कि एंड्रयू उसको गए हुए यहाँ से काफी टाइम बीत चुका है जब उसने एक एडमिनिस्ट्रेटर को इस जगह पे मारा था।
और अब ये चीज एक किस्से कहानी या फिर एक लेजेंड की तरह पास डाउन हुई यहाँ के लोगों के पास, जिसपे कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन इतने समय बाद एक लड़का यहाँ पर आया है जिसके पास ठीक एंड्रयू जैसी ही पावर है। क्या ये किसी दूसरे लेजेंड की तैयारी है? क्या यहाँ पर एक और कहानी बनने वाली है जब ये लड़का यहाँ का सब कुछ बदल देगा? प्रिंसेस गैरम जहाद के इसी शॉकिंग एंट्री के साथ ही आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे तो मैंने आपको स्पॉइलर पहले दे दिया है कि गैरम जहाद एक प्रिंसेस जहाद है, लेकिन आखिर 43 फ्लोर पे क्या कर रही है और ये फ्लोर ऑफ डेथ और कितना डेंजरस होने वाला है, क्योंकि जिसकी एंट्री पे ही सभी जीवित चीजों से उनकी सोल ले ली जाती है। तो यहाँ पे रहने वाले लोग कितने डेंजरस होंगे, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर इमोर्टल है। वही आखिर एंड्रयू नाम का बंदा है कौन और इसने इतनी पावर कैसे लेके आया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को ही मार दिया? और आखिर बैम और एंड्रयू के बीच में क्या सिमिलरिटी है जिसके बारे में गैरम जहाद इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है? वहीं दूसरी तरफ यूराहा, कराका और बाकी लोगों का कुछ अलग ही चल रहा है सीन। तो ये सब चीजों के आंसर जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।